तो दोस्तों जॉली एलएलबी 3 लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसे हल्के में मत लेना कि कॉमेडी है तो स्टोरी अच्छी नहीं होगी। भाई ये मूवी एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले जाओ देख कर आओ, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, मजा आ जाएगा। तो चलिए जॉली एलएलबी 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम राजस्थान के बीकानेर के अंदर परसौल नाम के गाँव को देखते हैं, जहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था। बीकानेर टू बोस्टन यानी उस गाँव की जमीन खरीद कर वहाँ एक शहर बसाने वाले थे। तो एक दिन राजा राम नाम के शख्स को कोर्ट में पेश किया जाता है। उस पर भारद्वाज नाम के शख्स का आरोप था कि इसने मुझसे पैसा लिया था बट अभी तक चुकाया नहीं है, ना तो असल और ना ही ब्याज। भारद्वाज कहता है कि सर मैं चाहूँ तो इसका खेत भी हथिया सकता हूँ, मेरे पास कागज है। यानी कुल मिला जुला कर राजा राम को भड़का कर उससे उसका खेत लिया जा रहा था। जब वह मना करता है कि उसकी जमीन है, उसकी मर्जी, वह अपनी जमीन को नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर किसान अपनी जमीन बेच देगा तो करेगा क्या। इसलिए भारद्वाज नकली कागज बनाकर कोर्ट में पेश करता है। तो जज भी उनसे मिला था, वह इस चीज को सच में मान लेता है। तो हम देखते हैं कि राजा राम की बहू भी आई थी, वह कुछ बोलने वाली थी। जज ये कहकर मना करता है कि वह कोर्ट में कैसे आ गई, उसे यहाँ आने का अधिकार नहीं है, उसे बाहर भेज दिया जाता है। सोचो जज की ऐसी सोच थी। राजा राम बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, बट वह नहीं मानते। जज कहता है कि तुम चाहे हाई कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट, हम नहीं मानेंगे। ये सुनने के बाद राजा राम हार मान जाता है। वह घर आता है। उसका कहना था कि ये जमीन उसके पुरखों ने दी थी, दादा परदादा, फिर वो अपने बेटे को देना चाहता था बट उससे छीन लिया गया, जिससे वह नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। वे घटना घटती है 2011 की। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। दिल्ली कोर्ट के अंदर हम लॉयर जावेद को देखते हैं, जो शशि बाला नाम की एक महिला पे एक आरोप लगाता है कि इसने इस बूढ़े आदमी से शादी की और शादी के 4 दिन बाद पता चला कि ये शशि बाला औरत नहीं बल्कि लड़का है। इसने उनकी जायदाद हड़पने के लिए ऐसा किया था। तभी जज कहता है कि तुम्हारा कोई वकील है। तो हम जगदीश मिश्रा उर्फ जॉली को देखते हैं, जो खिड़की से आता है। उसका कहना था कि उसने कैंटीन वाले का 4 महीने का उधार लिया है, उसका पैसा नहीं भरा है, इसलिए वह कुछ लोगों को वसूलने के लिए रखा है, इसलिए मैं ऐसा आ रहा हूँ। जज कहती है कि इस बार तो अलाउ कर देती हूँ, अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। अब जॉली कहता है कि मैम मेरा क्लाइंट एक औरत है, उस पर जो भी आरोप लगाया गया है ना सब झूठ है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए। जॉली कोर्ट में ही चेक करने को बोलता है। तभी जज उसे रोकती है और कहती कि इसके लिए हमें इनका मेडिकल चेकअप का ऑर्डर पास करना पड़ेगा, तब तक ये जेल में रहेगी। तभी जॉली अपना खुरापाती दिमाग लगाता है। उसका कहना था कि आप इसे किस जेल में डालेंगी, महिला जेल में या जेंट्स जेल में। अगर उसे महिला जेल में डालोगी तो ये लड़का निकला तो कांड हो जाएगा, अगर पुरुष जेल में डालेगी तो अगर इससे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो इस डर से जज उसे बेल दे देती है। इससे जॉली बहुत खुश होता है। तभी पता चलता है कि शशि बाला औरत नहीं थी बल्कि एक लड़का था, जो बूढ़े को फंसा कर उनकी दौलत लेता था। जॉली उससे कहता है कि तुम फंसाओ, जितना फंसाना है चाहते हो फंसाओ, लेकिन जब भी बात बढ़े ना कोर्ट में आकर मेरा नाम चिल्ला देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतने में हम दूसरे जॉली को देखते हैं, जगदीश त्यागी, जिसकी स्कूटर में तेल खत्म हो गया था। वह पैदल गाड़ी खींच कर ला रहा था। तभी वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि जा देख शशि बाला कहाँ है। जॉली शशि बाला को देखते ही उसके पास जाता है। उससे कहता है कि सॉरी भाई लेट हो गया, चलो मैं तुम्हारी बेल करा देता हूँ। तभी वह बोलता है कि अबे कौन है तू, मेरी बेल तो हो गई। जॉली कहता है कि आपने मेरे साथ डील किया था और काम किसी दूसरे से करा लिया, फिर भी मुझे पैसा चाहिए। तभी वह कहता है कि मैंने जॉली को पैसा दे दिया है, तू मेरा दिमाग खराब मत कर, यहाँ से चला जा। अब हम जॉली को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट बिरबल से कहता है कि बस कुत्ते की तरह कोर्ट में घूमता रहा, कोई भी जॉली को पूछे तो तुरंत मेरे पास लाना। इतने में असली जॉली आ जाता है। वह कहता है कि अबे क्लाइंट चोर, मेरे क्लाइंट को चोरी करता है तू। जॉली उसका चैम्बर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी नकली जॉली पूजा करने लगता है। अब असली जॉली सभी लोगों को इकट्ठा करता है। उसका कहना था कि अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अब जॉली उनसे बात करता है। उसका कहना था कि कोई मेरा नाम लेते हुए मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूँगा, इससे दिक्कत है तो ये अपना नाम बदल देना। तभी असली जॉली भड़क जाता है। सब मिलकर फैसला लेते हैं कि जॉली ने जितना फीस लिया था ना उसमें से आधा इसे दे दो। तो डील 5000 की हुई थी, जॉली को 2500 देना पड़ता है। उसके बाद शाम को जॉली वन अपनी वाइफ से मिलने जाता है, जिसका नाम था संध्या। वह एनजीओ के लिए काम करती थी। हम देखते हैं कि वह किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे थे। वह 100 किलोमीटर पैदल चल कर आए थे। तभी एक लक्ष्मी नाम की महिला जॉली को ये बताती है कि तुम मेरा एक
काम करोगे, राजस्थान से कुछ किसान लोग आ रहे हैं जिनकी जमीनें ले ली गई है बट उनको मुआवजा नहीं मिला, इसलिए तुम कोर्ट में पिटीशन फाइल करना है। अब जॉली 1 हाँ बोल देता है बट उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम जॉली 2 को देखते हैं जो सुबह सुबह कोर्ट आता है। वह देखता है कि 40 लोग बैठे थे तो वह उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। तभी वो बताते हैं कि हम राजस्थान से आए हैं, हमें कोर्ट में दरख्वास्त लगानी है। जॉली खुश होता है, वह कहता है कि जितने लोग हैं ना उतने दरख्वास्त लगाएंगे जिससे कोर्ट पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। अब जॉली अपने असिस्टेंट से 40 स्टाम्प पेपर मंगवाता है और सभी किसान भाइयों को चाय पानी कराता है। फिर जब वह याचिकाएं दायर करता है ना तो कहता है कि मैं कल ही याचिकाएं कोर्ट में दाखिल करा दूंगा, फिर 3-4 महीने में कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। किसान लोग उसे दुआ देते हैं। जॉली उनसे थोड़ी सी फीस मांगता है, उसका कहना था कि पर हेड 500 रुपया दे दीजिए, बट वे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। इतने में जॉली की सिट्टी पिट्टी गुल, फिर वह 400 पर आता है, उसके बाद 200 पर, यानी उनके पास पैसे नहीं थे कि आलू देते हैं, कोई गाजर देता है तो कोई गन्ना देता है। तभी वहाँ जॉली 1 आ जाता है, वह उसका बहुत मजाक उड़ाता है। दरअसल उसे जॉली ने ही भेजा था, वह उसे जानबूझकर फंसाया था। वह जानता था कि वह किसान है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वह बड़ी चालाकी से उन्हें जॉली 2 के पास भेज देता है। उसके बाद जॉली त्यागी बाहर आता है तो उसे उसका असिस्टेंट बताता है कि संध्या भाभी ने एक औरत को आपके पास भेजा है, उसका केस तुम्हें लड़ना है। तो जॉली त्यागी उस औरत को देखता है जिसका नाम था जानकी, उसके पास 2 बकरियां थी। जॉली त्यागी देखते ही समझ जाता है कि इसका केस लेने से कोई फायदा नहीं है, तो वह एक बार फिर बहाना बनाकर उसे जॉली मिश्रा के पास भेज देती है। तो जानकी जॉली मिश्रा के पास जाती है बट वह इतना परेशान था कि वह कहता है कि मैं जॉली नहीं हूँ, वह झूठ बोल रहा है, असली जॉली वही है, जाइए आप, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। वेल जानकी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शाम को जॉली मिश्रा अपने घर आता है। हम उसकी बीवी को देखते हैं जिसका नाम था पुष्पा। वह बोटिंग चलाती थी, यानी वह भी परेशान थी क्योंकि उसकी दुकान भी नहीं चलती थी। दोनों आपस में बहस करते रहते थे क्योंकि जॉली त्यागी ज्यादा पैसा नहीं कमाता था। वेल अब हम जॉली त्यागी को देखते हैं। उसकी वाइफ संध्या उससे कहती है कि मैंने आज तुम्हारे पास एक अम्मा को भेजा था, वह तुम्हारे पास आई थी क्या? तो जॉली झूठ बोलता है, वह कहता है कि अगर आती तो मैं तुम्हें फोन नहीं करता। तभी बारिश होने लगती है। जॉली बाहर कपड़ा उठाने जाता है, तभी वह जानकी को देखता है जो बाहर भीग रही थी। जॉली हैरान था। अब जानकी अंदर आती है और सारी सच्चाई बताती है। संध्या से सुनते ही जॉली पर भड़क जाती है। वह कहती है कि पहले तुमने 40 किसानों को नकली जॉली के पास भेज दिया था, अब ये अगर तू इनकी बात एक बार सुनता तो ऐसा नहीं करता। जॉली का कहना था कि उसकी एक बेटी है, खर्चा बढ़ गया है, हम ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। संध्या कहती है कि हम थोड़ा कम पैसा कमाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, बट इस अम्मा को इंसाफ नहीं मिला तो ये जरूर मर जाएंगी। वेल अब जॉली उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं, सुंदर लाल त्रिपाठी जो जज था। वह सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था, उसे जवान होने की चुल पड़ी थी, वह खुद को फिट करने की कोशिश में लगा था। तभी उसके ऑफिस में जॉली त्यागी आ जाता है। वह सबसे पहले तो उसकी तारीफ करता है कि वह जवान लग रहे हैं, उसकी जवानी के चर्चे हो रहे हैं। तभी त्यागी एक और बात बोलता है, वह कहता है कि सर इस समय बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि बूढ़े खुसर को फंसाकर पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही सुंदरलाल भड़क जाता है क्योंकि उसने बूढ़ा खुसर कहा था। सुंदरलाल बोलता है कि जो काम है ना बोलो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। तो त्यागी चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जानकी वर्सेस इंपीरियल इंडस्ट्री के केस की हियरिंग थी। जॉली त्यागी जानकी की तरफ से था, वहीं जॉली मिश्रा इंपीरियल इंडस्ट्री की तरफ से। दोनों को एक साथ देखकर सुंदरलाल त्रिपाठी पगला आ जाता है। उसका कहना था कि मुझसे एक जॉली नहीं संभलता तो दो जॉली कैसे संभालूंगा। वह गुस्से से नेक्स्ट डेट दे देता है। अब हम इंपीरियल इंडस्ट्री ग्रुप के चेयरमैन को देखते हैं जिसका नाम था हरि भाई खेतान। वह इंडियन इकोनॉमी और पॉवर्टी पर स्पीच दे रहा था। उसका कहना था कि हमारे देश में एक सोच लोगों के दिमाग में जबरदस्ती डाली गई है कि गरीब ईमानदार होता है और अमीर बेईमान, ऑटो से चलने वाला सही है और महंगी गाड़ी में चलने वाला गलत। वह खुद को महान नहीं बताता। उसका कुल मिला जुला कर मतलब ये था कि वह बिजनेस के जरिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाकर गरीबी बिठाने को बोलता है। वेल उसके बाद वह अपने राइट हैंड से मिलता है जिसका नाम था श्रीवास्तव, जो उसका हर काम संभालता था। वह उस केस के बारे में बताता है कि कल सुनवाई है, उसके लिए उसने एक लोकल वकील को हायर किया था, यानी जॉली मिश्रा को। खेतान भड़क जाता है। वह कहता है कि इतना बड़ा मैटर है, उसके लिए तूने लोकल वकील को हायर किया है। तभी श्रीवास्तव कहता है कि मैंने विक्रम भाई यानी उनका पर्सनल लॉयर जिसका नाम था विक्रम,
वह लंदन में था, तो उसने ही बोला था कि अगर किसी बड़े वकील को हायर करेंगे तो मीडिया उसे बड़ा मैटर बना देगी, इसलिए लोकल वकील को हायर करना। तो श्रीवास्तव वैसा ही करता है। अब हम सुंदरलाल त्रिपाठी को देखते हैं, जो दोनों जॉली को बुलाकर समझा रहा होता है। वह त्यागी से कहता है कि मैं पहले बहुत फिट था, बट हिट एंड रन वाले केस में मेरी मुलाकात जॉली त्यागी से हुई। इसने मुझे इतना स्ट्रेस दिया कि मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा। मैं अपनी बीबी की वजह से बच गया, बट कुछ समय बाद जॉली मिश्रा मेरी जिंदगी में आया और फिर उसने मुझे इतना स्ट्रेस दिया कि मेरी बीबी को हार्ट अटैक आ गया और मर भी गई। इसलिए सुंदरलाल उन्हें बहुत समझाता है कि अब वह ऐसा ना करेंगे। उन्हें रूल सीखने को बोलता है। वह कहता है कि सारे रूल्स पढ़ लो, अब कोई गलती मत करना। अब नेक्स्ट डेट कोर्ट में जॉली मिश्रा जज को बताता है कि जनाब, जानकी के पति राजा राम ने साहूकार भारद्वाज से अपनी 3.5 बीघे जमीन 75,000 का कर्जा लिया था, और जब राजा राम ने तय समय पर कर्जा नहीं चुका पाया तो वह जमीन तहसीलदार के हिसाब से भारद्वाज की हो गई। इस पर जॉली त्यागी बोलता है कि सर, ये भारद्वाज इंपीरियल इंडस्ट्री का एजेंट है, उसने नकली कागज बनाकर जमीन खरीदी है, वह उनके लिए काम करता है। इस पर जॉली मिश्रा बोलता है कि अच्छा, बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के लिए 4,260 किसान लोगों ने अपनी जमीन बेची है, सब फ्रॉड है क्या? जॉली मिश्रा का कहना था कि ये सब एनजीओ की हेड लक्ष्मी की साजिश है, उसने ही भड़काकर इस जानकी को ऐसा करने को बोला था। अब सुंदरलाल 4,260 किसानों की लिस्ट देखता है। वह कहता है कि इतने लोगों ने शिकायत नहीं की, बस इसी ने की है, ये सब गलत है, इसीलिए वह रिजेक्ट कर देता है। जॉली त्यागी भड़क जाता है। वह कहता है मुझे भी तो मौका दो। सुंदरलाल कहता है कि मैं मौका देता, बट तुम्हारे केस में दम ही नहीं है यार। वेल, अब शाम को जॉली मिश्रा को देखते हैं, जो हरि भाई खेतान के घर में पार्टी में था। जॉली श्रीवास्तव से मिलता है, उससे कहता है कि मैं अभी तक इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गया था। वह खूब तारीफ करता है, तभी अपने पेमेंट की बात करता है, यानी उसने जो केस जीता था ना, उसकी फीस। तो श्रीवास्तव कहता है कि तुम खेतान भाई के घर में हो और पैसे की बात कर रहे हो, वो भी सिर्फ 25,000 के लिए। तभी खेतान वहाँ आ जाता है। वह जॉली को देखते ही उसे बुलाता है और उसकी खूब तारीफ करता है कि वह एक केस जीत गया। तभी जॉली मौके का फायदा उठाकर उससे कहता है कि सर, अभी हमारी फीस नहीं मिली है। तो खेतान बोलता है कि कितना? तो जॉली बताता है 50,000। ये सुनते ही खेतान 50,000 का चेक दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे, उसके लिए तुम्हें 50,000 मिलेंगे, वो भी पर डे। ये सुनते ही जॉली शॉक हो जाता है। वह हैरान था कि इतना पैसा मिलेगा। वेल, अब वह अपने घर आता है। वह देखता है कि जानकी पहले से ही मौजूद थी। जॉली कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? पुष्पा बोलती कि ये तुमसे ही मिलने के लिए बोल रही थी। अब हम एक बार पीछे जाते हैं, जब खेतान भाई ने बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो हम देखते हैं कि वह परसौल गांव में भूमि पूजन के लिए जाता है। वहाँ उसका खूब स्वागत किया जाता है, पर दूसरी तरफ परसौल गाँव के किसान काला झंडा से विरोध कर रहे थे, क्योंकि राजा राम ने आत्महत्या की थी। तो वह खेतान को वापस जाने को बोलते हैं। ये सुनकर खेतान बहुत गुस्सा हो जाता है। वह वहाँ से चला आता है और फिर अब घर आते ही उसको सबको बहुत डांटता है। दरअसल उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। वह उनसे इस बारे में पूछता है। भारद्वाज उसे बताता है कि सर, राजा राम का उसकी बहू के साथ अफेयर था। एक दिन वह पकड़े गए, जिससे अब उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनते ही खेतान समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वह कहता है कि पैसा कमाओ, बट किसी की बहन बेटी पर झूठा इल्जाम लगाकर मत लगाओ। उसका कहना था कि हमारे प्रोजेक्ट का दूसरा फेज परसौल गांव से शुरू होने वाला है, अब हम किस मुंह से वहां जाएंगे? उसके बाद खेतान परसौल गांव जाता है। वह जानकी से माफी मांगता है। उससे कहता है कि मुझे उनकी मौत का बहुत दुख है, इसलिए आप ये 10 लाख रुपए का चेक ले लीजिए, ये छोटी सी मदद है। जानकी चेक को हाथ में लेकर फाड़ देती है। उसका कहना था कि अगर मदद ही करनी है तो जमीन वापस कर दो। इस पर खेतान गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अगर चेक फाड़ने से पहले ये बोला होता तो शायद मैं कर देता, बट अब नहीं। वह गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। पर जब मीडिया उसे परेशान करती है तो वह कहता है कि हमारे लोगों ने किसी भी किसान भाई पर दबाव नहीं डाला था। रही बात राजा राम की, तो वह उसकी बहू के साथ संबंध था, इसीलिए उसने प्रेम में जान दे दी थी। यानी खेतान यहाँ पर उसे बदनाम कर देता है, जिससे ये खबर मीडिया के जरिए वायरल हो जाती है, जिसके चलते राजा राम की बहू खुदकुशी कर लेती है। ये देखकर जानकी की रूह कांप जाती है। अब वह अकेली थी तो कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है।
जानकी कहती कि मैं झूठी नहीं हूँ और अपनी दूसरी बकरी उसके पास छोड़कर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे श्रीवास्तव बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता रहा होता है। वह कहता है कि ये खेतान भाई का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक सपना है, चाहे जो भी हो जाए इसे रोक नहीं सकता है। तभी वहाँ पर जॉली मिश्रा आ जाता है। वह गुस्से से बोलता है कि श्रीवास्तव तूने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई, तुमने मुझसे क्यों छुपाया। इतने में वहाँ खेतान भाई आ जाता है। वह जॉली को पकड़कर एक ऑफिस में ले जाता है। उससे कहता है कि ये ऑफिस आज से तुम्हारा है। पता है तुम्हें तुम्हारे टैलेंट से ज्यादा मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया, क्योंकि उस दिन तुमने 25,000 के अलावा 50,000 मांगा था। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कि मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा। खेतान कहता है कि जॉली साहब एक बात बोलूं, आपने पोटेंशियल को इमोशन के सस्ते दामों में मत बेचो। तभी जॉली कहता है कि सर मैं तो बिक गया और एडवांस भी ले लिया हूँ। इतने में खेतान कहता है कि तो ये बोलो ना। वह चेक मंगवाता है और जॉली से कहता है कि जितना भी पैसा चाहिए बोल दो मैं दे दूंगा। तभी जॉली बोलता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, तो उसे बताया जाता है कि 38,000 करोड़। जॉली कहता है कि ठीक है 17,000 करोड़ लिख दीजिए, क्योंकि जिसने मुझे पैसा दिया है ना उसने अपने नेटवर्थ का 50% दिया है, इसलिए तुम भी 50% दे दो। ये सुनते ही खेतान की हवा टाइट हो जाती है। जॉली उसे ठुकरा देता है। खेतान बोलता है कि तुम बहुत पछताओगे। जॉली बोलता है कि पछताओगे तो तू, अब देख मैं क्या करता हूँ। अब खेतान श्रीवास्तव से बोलता है कि तुम्हें अब दोनों जॉली पर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर ये क्या करते हैं। उसके बाद हम जॉली मिश्रा को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पर जानकी का पीछा कर रहा था। तभी से जॉली त्यागी देख लेता है। वह कहता है कि तू मेरे क्लाइंट का पीछा क्यों कर रहा है। जॉली मिश्रा बोलता है कि मेरे घर अम्मा आई थी, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, मैं उनसे माफी मांगने आया हूँ। त्यागी कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, तू कब से सुधर गया। तभी जानकी आ जाती है। वह कहती है कि मैंने ही उसे बुलाया है, क्योंकि अगर खेतान से लड़ना है तो मुझे दोनों जॉली चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे खेतान एक कार रेसिंग फंक्शन रखता है। वह कहता है कि ये बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट का पहला कदम है, अब से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। तो कार रेसिंग स्टार्ट होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दोनों जॉली ऊँट लेकर आ जाते हैं। यानी वह इसलिए ये बताना चाहते थे कि राजस्थान के अंदर गांव में ऊँट ही अच्छे लगते हैं। वह वहाँ की कल्चर को बताने की कोशिश करते हैं। तो रेस रुक जाती है। इससे खेतान बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वह अपने पर्सनल लॉयर विक्रम को बुलाता है जो लंदन में था। उसके आते ही खेतान उसे इस केस के बारे में बताता है। विक्रम कहता है कि अगर आपने ऐसा बोला था तो आप बोल दीजिए कि मैं गुस्से में था, जोश में था, जोश में आकर बोल दिया, अब ऐसा नहीं होगा, सॉरी बोल दीजिए। तभी खेतान कहता है कि देख मेरे भाई, बात प्रॉफिट लॉस का नहीं है, बात मेरी इज्जत का है। तू कोर्ट संभाल, बाकी सब मैं देख लूंगा। वेल विक्रम श्रीवास्तव से मिलता है। उससे कहता है कि मुझे केस की हर एक डिटेल और इन्फॉर्मेशन मेरे टेबल पर होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद हम सुंदरलाल को देखते हैं जो चंचल नाम के ऑफिसर के पीछे पड़े थे। वह रोज किसी न किसी बहाने थाने आ जाते थे। तो आज उनका जूता चोरी हो गया था। सुंदरलाल बोलता है कि मैं जिम जाता हूँ। तो जिम से जब वापस आया तो देखा जूता चोरी हो गया। चंचल कहती है कि छोटी मोटी चीजों का FIR नहीं लिखते हैं, कोई बड़ी चीज चोरी हो गई है तो बताओ। तभी सुंदरलाल बोलता है कि दिल। ये सुनते ही मैडम शॉक। अब सुंदरलाल वैलेंटाइन डे पर उसको डेट के लिए बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दिक्कत होती है कि जानकी के केस को लड़ेगा कौन। दोनों जॉली आपस में भिड़ जाते हैं। त्यागी कहता है कि ये केस मैंने रीओपन करवाया था, इसलिए इनका वकील मैं हूँ। तो जॉली मिश्रा मान जाता है। बट अब कोर्ट का सीन देखते हैं। विक्रम जज से ये कहता है कि सर ये सब हरि भाई खेतान के बिजनेस को डैमेज करने की चाल है। विक्रम का कहना था कि इंपीरियल इंडस्ट्री के खिलाफ इनके अलावा किसी ने भी याचिका दायर नहीं की है, सिर्फ इन्हीं को दिक्कत क्यों हो भाई। तभी त्यागी कहता है कि सिर्फ जानकी नहीं बल्कि 40 लोग और ने याचिका दायर की है। अब वो 40 लोग आते हैं। विक्रम देखकर हिल जाता है। वह कहता है कि मुझे इनकी याचिका देखनी है। तो सुंदरलाल कहता है कि ठीक है भाई देख लो। तभी विक्रम उनकी याचिका देखकर ये बताता है कि सर इन 40 लोगों का इस केस से लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी जमीन 1 साल पहले ही खरीद ली गई थी, तो तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आज क्यों हो रही है। ये सुनते ही त्यागी बोलता है कि सर इसमें सब मिले जुले हैं, डीएम ने भी पैसा का है। ये सुनते ही सुंदरलाल त्यागी पर भड़क जाता है। वह कहता है कि तुम डीएम सर को ऐसे बोलोगे, कहाँ लिखा है ये कि मिले हैं। तभी सुंदरलाल त्यागी का मजाक उड़ाकर ये बोलता है कि तुम्हें ठीक से तो लिखना आता नहीं है, पिटिशनर को प्रिजनर लिखा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्को कोर्ट लिखा है। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। तभी जॉली मिश्रा भी खूब हंस रहा था। ये चीज त्यागी को बहुत बुरा लगती है। सुंदरलाल विक्रम से कहता है कि थैंक्स सर, ये चीज आपने शीशे की तरह
साफ कर दिया। विक्रम कहता है कि सर आप ऑर्डर दे दीजिए, तभी सुंदरलाल मना करता है। उसका कहना था कि इतना जल्दी मैं ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे ठीक से पढ़ना होगा, फिर सीनियर से बात करूंगा, उसमें टाइम लगेगा। तो सुंदरलाल नेक्स्ट डेट दे देता है। आगे देखते हैं कि सुंदरलाल का असिस्टेंट उससे कहता है कि सर ये पहली बार हुआ कि आपने आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद भी ऑर्डर पास नहीं किया, ऐसा क्यों? इस पर सुंदरलाल बोलता है कि मैं इन दोनों जॉलियों को कई सालों से जानता हूँ। ये बेवकूफ हैं, पागल हैं, कम पढ़े लिखे हैं बट ईमानदार हैं। मैंने एक मौका दिया है, देखते हैं ये क्या करते हैं। यानी सुंदरलाल ने जानबूझकर मौका दिया था, नहीं तो त्यागी एक केस हार गया था। वेल अब हम जॉली मिश्रा और त्यागी को देखते हैं। त्यागी बहुत गुस्से में था क्योंकि कोर्ट में जॉली मिश्रा उस पर हंस रहा था। तो त्यागी बोलता है कि एक क्लाइंट चोर, तू मुझ पर हंस रहा था, तेरे को कुछ पता है क्या? जॉली मिश्रा कहता है कि तुझे बोला था ना कि ये केस मुझे लड़ने दे, बट नहीं माना, फंसा दिया ना। इतने में दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, बात मारा मारी तक पहुंच जाती है। दोनों इस तरह लड़ते हैं, ये देखकर चीज वायरल हो जाती है कि दो लायर कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। इधर खेतान डीएम पर भड़क जाता है। उसका कहना था कि उसे हर हाल में परसौल गांव चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। डीएम थोड़ा घबराए हुए था। उसका कहना था कि अभी मैटर थोड़ा गंभीर चल रहा है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इधर देखते हैं कि मारपीट करने की वजह से दोनों जॉलियों की पत्नियां उन्हें डांटती हैं कि दोनों एक दूसरे की मदद करने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि अगर तुम लोग जानकी अम्मा का केस हारे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो दोनों जॉली एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि एक साथ वैलेंटाइन की रात होटल में जाते हैं। वह वहाँ तो पता चलता है कि वहाँ जगह नहीं थी, यानी उन्होंने पहले बुकिंग नहीं किया था। तो पुष्पा जॉली पर गुस्सा करती है। वह कहती कि पहली बार तो हम इतने अच्छे होटल में आए हैं, वो भी जगह नहीं मिली। तभी जॉली देखता है कि साइड में सुंदरलाल चंचल मैम के साथ बैठा हुआ था। वह उन्हें प्रपोज भी करता है और वह मजे में थे। पर जब जॉली उसे देखता है तो उसके अंदर एक आइडिया आता है। वह उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। हालांकि सुंदरलाल मानने को तैयार नहीं था, पर चंचल उसे मनाती है। अब दोनों जॉली अपनी वाइफ के साथ बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। तभी वह खाना खाकर चोरी से निकल जाते हैं और जॉली को टोपी पहना देते हैं, यानी 24,000 का बिल अकेले सुंदरलाल भरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि परसौल गाँव का मुखिया डीएम से बताता है कि वह लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए हमें इमरजेंसी कहकर कुछ करना पड़ेगा। तो वह प्लान बनाते हैं कि फोर्स लेकर जाएंगे और जब नहीं मानेंगे तो लाठी चार्ज करेंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों जॉली गांव वालों को समझा रहे थे कि हमें हर हाल में पीछे नहीं हटना है। तभी डीएम फोर्स के साथ आ जाता है। वह घर को गिराने की बात करता है, बट गांव वाले नहीं मानते। जॉली मिश्रा उनको समझाता है कि हमें लड़ना नहीं है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम हिंसा करें, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इधर इन लोगों ने एक प्लान बनाया था कि डीएम को ही शूट करवा देंगे, जिससे सारा इल्जाम गाँव वालों पर लग जाएगा। एक शूटर डीएम को गोली मार देता है, फिर हंगामा शुरू हो जाता है। पुलिस वाले गांव वालों को बहुत मारते हैं। वहीं जॉली उस शूटर का पीछा करता है, बट उसे भी मार दिया जाता है। उधर गांव वाले बुरी तरह जख्मी थे। जॉली त्यागी भी घायल था। मिश्रा सबको हॉस्पिटल ले जाता है। वह बहुत दुखी था। उसके बाद नेक्स्ट डे कोर्ट में सुंदरलाल कैमरे लगवा रहा था क्योंकि ये हियरिंग लाइव होने वाली थी। वह मैम को कॉल करके ये बताता है कि मैं लाइव आने वाला हूँ, प्लीज आप देखिएगा। वेल अब जॉली जानकी को लेकर कोर्ट में पहुँचता है। वहाँ इस बार खेतान भी आता है। तो कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है। विक्रम कहता है कि सर उस दिन ही फैसला हो गया था, बट आपने ऑर्डर नहीं दिया। अब कल जो कांड हुआ है ना, इसके लिए मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। तभी सुंदरलाल कहता है कि सपोर्ट तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि 9 लोगों की जान गई है। इसके बाद विक्रम सबसे बड़े इकोनॉमिक्स रिसर्चर को बुलाना चाहता हूँ, मिलिंद देसाई, जिन्होंने बीकानेर के इकोनॉमिक्स पर भी रिसर्च किया था। उन्हें रिसर्च के दौरान क्या पता चला, ये सुन लीजिए। अब मिलिंद देसाई को बुलाया जाता है। उसका कहना था कि किसान अगर खेती ही करेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वह गरीब की गरीब ही रहेगा और सुसाइड रेट खत्म नहीं होगी। इसीलिए अगर वहाँ इंडस्ट्री बन जाती है तो डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वही किसान किसानी छोड़कर बहुत पैसे कमाएगा और तो और वह अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा तो खेती से ज्यादा उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो रही रिसर्चर की बात। अब विक्रम बताता है कि सर हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है कि लोग डेवलपमेंट के नाम से डरते हैं। सर हम कोई भी महंगी चीज खरीदते हैं तो क्यों विदेश से मंगाते हैं, वो चीज हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलती। उसका कहना था कि अगर ये इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे देश का किसान गरीब नहीं रहेगा
करेगा, वह महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमेगा और महंगे से महंगे होटल में रहेगा। सर लोगों की सोच ये है कि किसान किसानी ही करे, अगर वह किसान ही रहेगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो खेतान भाई ने क्या गलत किया? उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई 1500 करोड़ रुपए लगाकर एक रूरल एरिया को डेवलप कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ तो खेतान भाई को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट इस देश का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। वह ये भी बताता है कि सर, वह ये भी कहता है कि सर जब जब ऐसे बड़े काम होते हैं ना, यानी इंडस्ट्री लगती है ना, कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वेल इसके बाद जॉली की पारी आती है। जॉली कहता है कि सर मैं इंडिया के महान अर्थशास्त्री से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो मिलिंद देसाई को बुलाया जाता है तो जॉली उसकी बीकानेर पर रिसर्च वाली बुक लेता है और पूछता है कि आपने जो बीकानेर पर रिसर्च किया है ना, ऐसी रिसर्च हर स्टेट में किया होगा? मैंने आपके वेबसाइट पर देखा तो पता चला कि खेतान साहब जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं वहीं वहीं आप रिसर्च करते हैं, ऐसा क्यों? आपने कभी आदिवासियों से जंगल छोड़ने को बोला कि वह जंगल छोड़ देंगे तो सुखी रहेंगे, उनका भला होगा? तो अगर आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं तो आप इनके काम पर ही क्यों रिसर्च करते हैं? फिर जॉली ये भी बताता है कि इन्होंने खेतान भाई से रिसर्च करने के लिए 26 करोड़ लिए थे। इसका मतलब ये है कि खेतान भाई कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि इंपीरियल इंडस्ट्री के एजेंट है। ये सुनते ही विक्रम भड़क जाता है। वह कहता है कि इतने सम्मानित आदमी को ऐसे बुला रहा है। फिर जॉली कहता है कि अच्छा ठीक है, एजेंट शब्द वापस लेता हूँ, ये इंपीरियल इंडस्ट्री के दलाल हैं। इस पर भी लोग हंसने लगते हैं। जॉली का कहना था कि सबसे पहले मिलिंद देसाई उस जगह की रिसर्च करता है जहाँ इंडस्ट्री लगानी होती है। वह गांव के हर एक घर के बारे में डिटेल निकालते हैं कि कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। फिर धीरे धीरे करके उनकी जमीन खरीद लेते हैं और जो नहीं मानता है नकली कागज बनाकर उसकी जबरदस्ती जमीन छीन लेते हैं। और यही चीज मेरे क्लाइंट जानकी के साथ हुआ है। अब जॉली विक्रम को बोलता है कि तूने बोला था कि हरि भाई खेतान इस प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ लगा रहे हैं, वो भी अपनी कमाई के। अब मैं इस पर हंसू की रहूं। तभी जॉली बताता है कि सर हरि भाई खेतान ने इस प्रोजेक्ट के लिए हर बैंक से 200, 400, 500 करोड़ लोन लिया है। यानी अभी तक उन्होंने जितने भी इंडस्ट्री बनाई है ना, सब लोन पर है। और ये सब पैसा किसका है? जनता का तो है ना। उसके बाद जॉली ये भी बताता है कि जनाब जब हमारा देश भूखा था ना, तो सभी लोग किसान भाइयों के पास हाथ जोड़कर गए थे कि हमारी मदद कर दो। तब जाकर किसान भाइयों ने ग्रीन क्रांति लाई थी। यानी हर बार किसान भाइयों ने हमारी मदद की है। हमारे देश में तो एक चपरासी की सैलरी बढ़ गई है, बट एक किसान की आय वैसी की वैसी है, ऐसा क्यों? फिर जॉली ये बताता है कि सर ये बात सिर्फ ईगो की वजह से यहाँ तक बढ़ी है। खेतान भाई को सिर्फ इतना बर्दाश्त नहीं हुआ है कि एक महिला ने 10 लाख का चेक फाड़ दिया। जॉली कहता है कि खेतान भाई तुम्हें जमीन चाहिए ना, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें सारे किसान भाइयों की जमीन दिलवा दूंगा। बस आपको ये काम करना है कि आप इस बीकानेर वाले प्रोजेक्ट में किसानों को शेयर होल्डर बना दीजिए। बस उन्हें एक पैसा नहीं चाहिए। बोलो मंजूर है? खेतान कुछ नहीं बोलता, उसकी हवा टाइट थी। जॉली कहता है कि सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि स्कूलों में एग्रीकल्चर फार्मिंग सब्जेक्ट कंपलसरी करवा दीजिए, नहीं तो इन अमीरों को पता नहीं चलेगा कि खाने वाला अनाज कहाँ से आता है। तभी विक्रम उठकर बोलता है कि सर बहुत हो गया भाषण, अब फैसला सुनाइए। अब जॉली कहता है कि सर एक विटनेस पेश करना चाहता हूँ, प्लीज इजाजत चाहिए। विक्रम मना करता है, बट सुंदरलाल कहता है कि ठीक है बुलाओ, सुन लेते हैं ना इनका विटनेस क्या कहता है। तभी जॉली बताता है कि वह रास्ते में है, मुझे 10 मिनट चाहिए। तो सुंदरलाल मना करता है। वह कहता है कि नहीं भाई टाइम नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ। जॉली नौटंकी करने लगता है और फिर जैसे तैसे 10 मिनट के लिए मना लेता है, बट इस चीज से खेतान गुस्सा हो जाता है। वह सुंदरलाल पर भड़क जाता है, उसे बोलता है कि किस जोकर को जज बना दिया यार। यानी वह बहुत कुछ भला बुरा बोलता है, जिससे सुंदरलाल भी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अब कुछ भी मेरे बारे में बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वह सबको 10 मिनट के लिए ब्रेक दे देता है, बट खेतान को वहीं पर बैठने को बोलता है। वह कहता है कि अगर एक भी शब्द बोला तो तेरे को जेल में डाल दूंगा, बेल भी नहीं मिलेगी। वेल अब ब्रेक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉली त्यागी डीएम को लाता है जिससे गोली लगी थी। वह इस हालत में भी गवाही देने के लिए तैयार था। तो डीएम कोर्ट में ये बताता है कि जितनी भी लोगों ने किसान भाइयों से जमीन खरीदी थी सभी इंपीरियल इंडस्ट्री के एजेंट थे और मैंने भी इस काम के लिए रिश्वत ली थी। और वह ये भी बताता है कि मेरे ऊपर किसान भाइयों ने नहीं बल्कि ये गोली एमएलए ने चलवाई थी, क्योंकि जो गोली उसे लगी थी ना वह एमएलए के नाम से रजिस्टर्ड थी। ये सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि खेतान फ्रॉड करके जमीन हथिया रहा था। तो सुंदरलाल बोलता है कि ठीक है आगे कुछ बोलना है। तो जॉली मिश्रा कहता है कि सर आगे अब मैं जॉली त्यागी को बोलने का मौका देना चाहता हूँ, यानी मेरी तरफ से अब ये लड़ेगा। तो जॉली कहता है कि सर मैंने इंटरनेट पर विक्रम सर का स्पीच सुना,
उनका कहना था कि इंडिया रेसिंग कार में बैठकर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, इसके लिए कुछ सेक्रीफाई भी करना जरूरी है। इसके बाद जॉली ये बताता है कि जनाब, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि दिल्ली में सरकार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेंटर बनाना चाहती है। उसके लिए जितनी जमीन चाहिए थी वह मिल गई, बट कुछ घरों को छोड़कर अब वह उन घरों की तस्वीर दिखाना चाहता था। तो जॉली सबसे पहले खैतान के आलीशान घर की तस्वीर दिखाकर कहता है कि सर, सरकार को प्रोजेक्ट के लिए ये घर चाहिए, क्या ये अपना घर देश की भलाई के लिए देंगे? वह खैतान से भी पूछता है कि कहता है कि ये घर दे दीजिए, इतने ना जाने कितने घर होंगे आपके पास, ये चला जाएगा तो फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर खैतान कुछ नहीं बोलता, वह तस्वीर फाड़ देता है। उसके बाद जॉली विक्रम का फार्म हाउस दिखाकर ये बोलता है कि अगर सरकार को ये घर भी मिल जाएगा तो फिर भी काम चला जाएगा, तो क्या वह इस घर को देंगे? वह विक्रम से भी पूछता है, वह कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जॉली जज का घर दिखाकर बोलता है कि ये भी घर उस एरिया में है, क्या आप अपना घर देंगे? तो सुंदरलाल बोलता है कि भाई, मैं क्यों दूंगा, मेरा घर मेरी मर्जी। जॉली कहता है बस यही तो केस है, खैतान की मर्जी का वैल्यू है, विक्रम की मर्जी का वैल्यू है, आपके मर्जी का वैल्यू है, बट किसान की मर्जी का वैल्यू क्यों नहीं? वह अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचेगा, उसकी मर्जी। वेल, अब सुंदरलाल ये फैसला सुनाता है इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए और जितने भी किसान भाइयों की जमीन ली गई है ना, उसे वापस करे और राजा राम की आत्महत्या के पीछे जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो कुछ इस तरह जानकी को इंसाफ मिलता है और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। परसौल गांव के लोग दोनों जॉलियों को खूब स्वागत करते हैं। तो कुछ इस तरह इसकी कहानी का द एंड हो जाता है।